अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटे आप लोगों से हमने लास्ट लेक्चर में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की बेसिक्स पे बात की थी। मुझे याद है हमने कहा था कि कैश दो पार्टीज़ होती हैं इसमें, एक कस्टमर होता है, डिपॉजिटर होता है, अकाउंट होल्डर होता है, बिजनेसमैन होता है, और दूसरा मेरे बच्चे बैंक होता है या बैंकर होता है। जो डिपॉजिटर है, अकाउंट होल्डर है, वो कैश बुक मेंटेन करता है, वो कैश बुक में इंटरेस्ट पास करता है जिसमें वो बैंक का अकाउंट तैयार करता है, और बैंक जो है वो कस्टमर का अकाउंट तैयार करता है। बाज़ औक़ात किसी वजह से जो कैश बुक है और पासबुक है उसके बैलेंसेस में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो कैश बुक में पास हुई होती हैं, पासबुक में नहीं होती, पासबुक में होती हैं, कैश बुक में नहीं होती। उन डिफरेंसेस की वजह से जो कैश बुक का बैलेंस है और पासबुक का बैलेंस है बेटा वो इक्वल नहीं आते। तो जो कस्टमर होता है, जो अकाउंट होल्डर होता है, जिसका बैंक में अकाउंट होता है, बैंक उसको उसके अकाउंट की भी जो आता है कॉपी, जिसे हम बैंक स्टेटमेंट कहते हैं, वो उस बैंक स्टेटमेंट को देख के और अपनी कैश बुक को देख के वो तमाम ट्रांजैक्शंस निकाल लेता है जिसमें जो कैश बुक में तो होती हैं, पासबुक में नहीं होती, पासबुक में होती हैं, कैश बुक में, और फिर उनकी रीजंस को एक्सप्लेन करता है और उन दोनों बैलेंसेस के अंदर सुलह करवा देता है। ये सारा काम करने के लिए वो जो स्टेटमेंट तैयार करता है उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसकी जो डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है वो कहता है, इफ़ देयर इज़ एनी डिस्क्रिपेंसी अराइजेज बिटवीन द बैलेंस ऑफ द कैश बुक एंड बैलेंस ऑफ द पासबुक, द डिपॉजिटर प्रिपेयर्स अ स्टेटमेंट to explain the causes of these discrepancies and to reconcile the two balances. That statement of explanation is called as bank reconciliation statement. तो बेटा ये हमने क्या किया था, BRS का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, BRS का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था बेटे हम लोगों ने। आगे बेटा आज हमने बात करनी है बैलेंसेस की, बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जो कैश बुक है उसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है। डेबिट होगा तो प्लस होगा, क्रेडिट होगा तो माइनस होगा। ये देखें ना, कैश बुक, इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस बेटा डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। डेबिट कब होता है, जब प्लस होता है, मतलब पैसे आ रहे होते हैं, और क्रेडिट कब होता है, जब क्या होता है, माइनस होता है। इसी तरह पासबुक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। क्रेडिट होगा तो प्लस होगा, डेबिट होगा तो माइनस होगा। यहाँ हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि जब भी कैश बुक का बैलेंस डेबिट होगा तो बैंक हमारा उस केस में एसेट होता है, और जब बैलेंस क्रेडिट होगा तो इस केस में बैंक हमारी क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। इसी तरह पासबुक का बैलेंस जब भी डेबिट होगा हम बैंक के क्या बन जाएंगे, एसेट्स। कस्टमर बैंक की क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। और जब भी बैलेंस क्रेडिट होगा कस्टमर बैंक की क्या बन जाएगा, लायबिलिटी। बेटा आम हालात में जब हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो हमने बैंक से पैसे लेने होते हैं। फेवरेबल कंडीशन क्या होती है कि हमने बैंक से पैसे लेने हैं और बैंक ने हमारे पैसे देने हैं। इसका मतलब याद रखिएगा कि जब भी कैश बुक का बैलेंस डेबिट होगा तो उस बैलेंस को हम कहेंगे वो बैलेंस कौन सा होगा बेटा, फेवरेबल बैलेंस होगा। इस बैलेंस को हम कहेंगे वो बैलेंस कौन सा होगा, नॉर्मल बैलेंस होगा। इसी तरह जब भी पासबुक का बैलेंस क्रेडिट होगा तो हम कहेंगे बैलेंस कौन सा है, फेवरेबल बैलेंस है। ये बैलेंस कौन सा है, नॉर्मल बैलेंस। ठीक हो गया। और जब कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट होगा इसका मतलब यहाँ पे मैंने बैंक के पैसे अदा करने हैं। अब ये बात हम लोगों ने डिस्कस की थी कि मैंने बैंक के पैसे कब अदा करने होते हैं, अगर मैंने अपने अकाउंट में मौजूदा रकम से एक्स्ट्रा रकम बैंक से निकलवा ली है और बैंक मुझे ये फेवर दे रहा है
कि मेरे अकाउंट में मौजूदा रकम से वो मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहा है, तो उस केस में अब मैंने बैंक के पैसे अदा करने हैं बेटे। इस केस को हम टिपिकली ओवरड्राफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट। तो बेटे जब याद रखिएगा कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट हो या पासबुक का बैलेंस डेबिट हो, तो इसे हम कहेंगे ये कौन सा बैलेंस होगा बेटे? आपका ओवरड्राफ्ट। दैट इज समथिंग कॉल्ड एज ओवरड्रॉन, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज अनफेवरेबल, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज एबनॉर्मल। तो इसका मतलब ये हुआ बेटे, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? कैश बुक का बैलेंस कौन सा होगा? क्रेडिट। और पासबुक का बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट। ओवरड्राफ्ट का ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट, पासबुक का बैलेंस डेबिट। अनफेवरेबल का मतलब क्या है? कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट, पासबुक का बैलेंस डेबिट। और एबनॉर्मल का मतलब क्या है? कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट और पासबुक का बैलेंस डेबिट होगा जी। अब यहाँ पे बेटे डिसाइड की हुआ कि कैश बुक का बैलेंस डेबिट होगा तो फेवरेबल, कैश बुक का क्रेडिट होगा तो अनफेवरेबल, पासबुक का बैलेंस डेबिट होगा तो अनफेवरेबल, पासबुक का बैलेंस क्रेडिट होगा तो फेवरेबल होगा। चलें आगे हमने बात करनी है बेटा रीजंस ऑफ डिस्क्रिपेंसीज। रीजंस ऑफ डिस्क्रिपेंसीज। बेटा ये जो फ़र्क आते हैं, फ़र्क के रीजंस क्या क्या होती हैं? तो बेटा आमतौर पे मेजर 3 रीजंस होती हैं इसकी। पहली रीज़न ये होती है बेटे टाइमिंग्स के डिफरेंस आ जाते हैं, टाइमिंग डिफरेंसेस आ जाते हैं। मैं आपको एक मिसाल देके बात समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक चेक इशू किया अजमल साहब को, मैंने एंट्री पास की अजमल अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। अजमल साहब उस चेक को लेके पहुंचे बैंक के पास, बैंक को जाकर चेक दिखा दिया। जब बैंक को जाकर चेक दिखाया, बैंक ने वो चेक देखा, कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकाले और बैंक ने अदा कर दिए। बैंक ने एंट्री पास की कस्टमर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट। इसका मतलब ये वो एंट्री थी जो मैंने भी पास की होगी और बैंक ने भी पास की होगी। ऐसे ही है ना, जिसका इफेक्ट मैंने भी किया होगा और बैंक ने भी किया होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि मैंने चेक इशू किया माजिद साहब को, माजिद साहब ने वो चेक लिया, अपनी जेब में डाला और भूल गए, उन्हें याद आया कि भाई वो 1 महीने बाद याद आया भाई ये चेक था, मैंने से पैसे लेना था। इसका मतलब वो चेक लेके बैंक के पास कब जाएंगे? 1 महीने के बाद। बैंक पैसे कब अदा करेगा? 1 महीने के। तो मैंने तो आज एंट्री पास की, जब मैंने चेक इशू किया, जब तक वो चेक बैंक के पास नहीं पहुंचेगा बैंक एंट्री पास, इसका मतलब बैंक एंट्री पास करेगा 1 महीने के बाद। तो फ़र्क किस वजह से आ गया है? टाइमिंग की वजह से। दूसरी बेटे मिसाल, दूसरी जो रीज़न हो सकती है बेटे, नॉलेज का इशू हो सकता है। नॉलेज, एक पार्टी को पता दूसरी पार्टी को पता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल बैंक हमें बहुत सारी सर्विसेज देता है बेटे। बैंक हमें सर्विसेज के बदले हमारे अकाउंट से पैसे काट लेता है, सर्विस चार्जेस काट लेता है। बैंक अब वो पैसे काटने से पहले हमें फ़ोन करके पूछता नहीं है कि आपने पैसे देने थे, पैसे काट लूँ मैं आपसे, नहीं, बल्कि बेटा वो पैसे काट लेता है, काट के उसकी एंट्री पास कर देता है, लेकिन हमें हमारे नॉलेज में नहीं होता। मेरे नॉलेज में ये बात कब आएगी? जब मेरे पास क्या आएगी? बैंक स्टेटमेंट आएगी। मैंने बैंक स्टेटमेंट में देखा बैंक ने एंट्री पास की है बैंक चार्जेस के लिए, मुझे पता ही नहीं था, मैंने एंट्री पास नहीं की। तो ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एक पार्टी के इल्म में है और दूसरी पार्टी के इल्म में नहीं है। तीसरा बेटे जो मसला हो सकता है ना, वो हो सकता है बेटे एरर्स और ओमिशंस। बेटा भूल चूक हो सकती है, गलती हो सकती है। हो सकता है ये गलती मेरी तरफ से हो जाए, हो सकता है बैंक की तरफ से हो जाए, हो सकता है मैंने चेक रिसीव किया, बैंक में जमा करवाया, लिखना भूल गया। हो सकता है मैंने चेक रिसीव किया, लिखा लेकिन जमा नहीं करवाया। तो इसे हम क्या कहेंगे? भूल चूक हो गई है। बैंक से भी गलती हो सकती है। हो सकता है बैंक के एक ही नाम के 2 कस्टमर हों
और बैंक ने पैसे एक ने जमा करवाए, लेकिन बैंक ने क्या किया, दूसरे के खाते में डाल दिए, या दूसरे ने जमा करे तो पहले के खाते में डाल दिए। तो ये बेटा ये एरर्स और ओमिशंस में आती है फिर आप। तो 3 मेजर रीजंस होती है किसकी डिफरेंसेस आने की। पहला टाइमिंग का डिफरेंस हो सकता है, दूसरा नॉलेज का डिफरेंस हो सकता है, और तीसरा क्या है, एरर्स और ओमिशंस हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमने बेटा कुछ अहम जो डिस्क्रिपेंसीज है उन्हें डिस्कस करना है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमें बेटा वो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने हैं जिसकी बेस में हमारा क्वेश्चन आगे चलेगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट है बेटे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है ना बेटे, दैट इज अनप्रेजेंटेड चेक्स। यानी मेरे बच्चे हम अनकैश्ड चेक्स भी कह सकते हैं, यानी हम मेरे बच्चों अनपेड चेक्स भी कह सकते हैं, यानी हम अनडेबिटेड चेक्स भी कह सकते हैं। यानी हम चेक issued but not presented for पेमेंट भी कह सकते हैं। ये एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं। आप अनप्रेजेंटेड चेक्स कह लें, आप अनडेबिटेड चेक्स कह लें, आप अनपेड चेक्स कह लें, आप अनकैश चेक्स कह लें, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कह लें। एक बेटा इसका डायरेक्ट तरीके से लोग करवाते हैं, बता देते हैं जी इसका इफेक्ट हमेशा डेबिट होगा, आप याद कर लें इसको। लेकिन बेटा वो लॉजिक क्या है, वो डेबिट क्यों होगा, हमने ये बात सीखनी है। ठीक है, 2 बुक्स है ना हमारे पास, एक कैश बुक है और एक पासबुक है। ये बेटा कैश बुक है और ये बेटे क्या है, पासबुक है। कैश बुक मैं बेटा यहाँ पे सब फिगर्स जो हैं ये अज्यूम करूँगा। कैश बुक में 2 साइडें हैं, एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। इसी तरह पासबुक की भी 2 साइडें हैं, एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड मतलब कैश बुक जब डेबिट तब कहते जब प्लस होता है और क्रेडिट तब कहते जब माइनस होता है। पासबुक में डेबिट जब माइनस हो रहा होता है और क्रेडिट जब क्या हो रहा होता है, प्लस हो रहा होता है। ऐसी है। मैं बेटे बैलेंस यहाँ पे एज्यूम करता हूँ, मैं कहता हूँ जी बैंक का बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है 100 रुपीज़। तो अगर कैश बुक का बैलेंस डेबिट है तो पासबुक का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा ना बेटे। कितनी अमाउंट से, 100 रुपीज़ से। अब मैं यहाँ पे एक मिसाल लेके बात समझाने लगा। मैं कहता हूँ इशूड आ चेक टू मिस्टर मुश्ताक फॉर ₹10। मैंने 10 रुपये का एक चेक मुश्ताक साहब को इशू किया। जब मैंने मुश्ताक को चेक इशू किया, मैंने एंट्री पास की मिस्टर मुश्ताक अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। अच्छा जी, 10 रुपीज़ का वो चेक था। जब मैंने ये चेक इशू किया, इसमें देखे बैंक यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो मैंने कैश बुक, इसका मतलब बैंक यहाँ माइनस हो रहा है, बैंक में से पैसे कम हो रहे हैं। मैंने क्या किया जी, इस 100 में से 10 माइनस हो जाएगा। मैंने क्या किया, मेरा मिस्टर मुश्ताक लिख दिया यहाँ पे 10 रुपये से। मुश्ताक साहब ने वो चेक पकड़ा, वो चेक पकड़ के भागे भागे बैंक के पास गए, बैंक को जाकर चेक दिखाया। बैंक ने क्या किया, उस चेक पे पैसे दे दिए। जब बेटा मुश्ताक ने उस चेक पे बैंक ने पैसे दिए, तो बैंक के पास से पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो पैसे जा रहे हैं तो कैश डिक्रीज हो रहा है।
एसेट कैश डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। और बेटा ये जो पैसे जा रहे हैं, जो पैसे जा रहे हैं ये बैंक अपने पास से तो अदा नहीं कर रहा, ये बैंक पैसे कहाँ से अदा कर रहा है? कस्टमर के अकाउंट से। कस्टमर के अकाउंट में पैसे डिक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब कस्टमर अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ होगा? डेबिट हुआ होगा। इसका मतलब कस्टमर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट कितनी अमाउंट से? 10 रुपये से। अब यहाँ पे रुक के देखें, यहाँ पे 100 रुपीज़ है डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे कितना है? 10। डिफरेंस कितना आएगा? फ़र्क कितना आएगा? 90। इधर देखिए, इधर 100 रुपीज़ है, इधर कितना है? फ़र्क कितना आएगा? 90। ऐसी है। हम कहेंगे भाई ये वो चेक हैं जो मैंने इशू किए और ये चेक वो शख्स बैंक में लेके गया, बैंक को जाके पेश किए और बैंक ने पैसे अदा कर दिए। तो ये चेक क्या कहलाएंगे? हमारे प्रेजेंटेड चेक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कि चेक प्रेजेंट हमारे हो चुके हैं। ये वो चेक से जो मैंने इशू किए और बैंक से जाके ये चेक कैश हो चुके हैं, ये हमारे क्या कहलाएंगे? कैश चेक कहलाएंगे। ये वो चेक है जो मैंने बैंक में जाके मैंने इशू किए और वो शख्स से जाके बैंक ने पैसे उस पर अदा कर दिए, तो ये क्या कहलाएंगे? पेड चेक्स कहलाएंगे। ये वो चेक्स है जिसके लिए मुझे बैंक ने क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया है, तो ये क्या कहलाएंगे? डेबिटेड चेक्स कहलाएंगे। ऐसी है ना। अब एक और चेक की मिसाल लेता हूँ। मैंने चेक इशू किया मिस्टर अहमद अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब बेटा अहमद साहब ने वो चेक जेब में डाला, जब वापस पहुंचे बिजनेस में तो उनको पता लगा कि उनकी रात की दुबई की फ़्लाइट है, दुबई में उनका कोई बिज़नेस टूर है, वो 1 महीने के बाद वापस आएंगे। अब वो रात की फ़्लाइट पकड़े दुबई चले गए। आप मुझे एक बात का जवाब दें, अहमद साहब ये चेक लेके बैंक के पास नहीं गए तो क्या बैंक ने पैसे अदा किए? अगर अहमद साहब बैंक के पास चेक लेके जाते, बैंक पैसे अदा कर देता, बैंक एंट्री पास करता। जब तक अहमद साहब बैंक के पास चेक लेके नहीं जाएंगे, बैंक पैसे अदा, महीना ख़त्म हो गया जी, मैंने एंट्री पास की है, बैंक अकाउंट क्रेडिट, मिस्टर अहमद अकाउंट कितनी अमाउंट से? 5 रुपये से। लेकिन क्या बैंक ने यहाँ पे इस महीने मेरे लिए एंट्री पास की होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक वो चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, अभी तक ये चेक बैंक में कैश ही नहीं हुआ, अभी तक ये चेक बैंक ने पैसे अदा नहीं किए। तो ऐसे चेक्स जो मैंने इशू तो किए हैं लेकिन वो चेक बैंक के पास प्रेजेंट ही नहीं हुए, क्या कहलाएंगे? अनप्रेजेंटेड चेक्स। ऐसे चेक जो मैंने इशू तो किए लेकिन अभी तक बैंक से कैश ही नहीं हुए, क्या कहलाएंगे? अनप्रेजेंटेड चेक्स। ऐसे चेक्स जो मैंने इशू तो किए लेकिन अभी तक वो चेक पे ही नहीं हुए, क्या कहलाएंगे? अनपेड चेक्स। ऐसे चेक जो मैंने इशू तो किए, मैंने बैंक को क्रेडिट किया लेकिन बैंक ने अभी तक उनके लिए मुझे डेबिट ही, वो क्या कहलाएंगे बेटे? अनडेबिटेड चेक्स। तो ऐसे चेक्स को हम क्या कहते हैं? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट्स। ठीक हो गया बेटे। तो ये वो चेक हैं जो मैंने इशू किए, मैंने कैश बुक में एंट्री पास की लेकिन अभी तक वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए। अब देखें यहाँ पे मैंने एंट्री पास की हुई है, महीने का खात्मा हो गया है। जब महीने का खात्मा हुआ मैंने यहाँ बैलेंस किया है इसको, तो बैलेंस यहाँ पे कितना शो होगा? 85। बैंक भी तो बैलेंस करेगा। जब बैंक बैलेंस करेगा कितना बैलेंस आएगा? 90 रुपीज़। फ़र्क आया कि नहीं आया? अब आप बताएं क्या वो फ़र्क इस वजह से आया हुआ है? नहीं, ये 5 रुपये से फ़र्क आ रहा है। ये वो चेक है जिसके लिए मैंने बैंक को क्रेडिट तो किया है लेकिन बैंक ने अभी तक मुझे डेबिट, ये फ़र्क कब ख़त्म होगा? देखिए गलती बैंक की भी नहीं है इसमें, क्या बैंक की गलती है? नहीं। बैंक के पास चेक जाएगा, बैंक को जाके प्रेजेंट होगा, बैंक डेबिट करेगा तो बैलेंस ठीक हो जाएगा। बात फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इसका मतलब ऐसे चेक्स जो होते हैं इनका इफेक्ट हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। जब बैंक मुझे 5 रुपये से और डेबिट करेगा तो मेरा इफेक्ट क्या हो जाएगा? बैलेंस का एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा।
इसका मतलब इसका बैलेंस कब रिकॉन्साइल होगा, जब बैंक क्या करेगा, मुझे 5 रुपये से और डेबिट करेगा। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स का इफेक्ट हमेशा क्या होता है बेटे, डेबिट होता है। समझ आ गया बात की यहाँ तक। इसका जो सेकंड बेटा केस आता ना, जो सेकंड केस आता है, इसको मिटा दूँ बेटे, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, इसको मिटा दूँ। सेकंड जो सिचुएशन कहलाती है बेटे, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, या हम यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं क्रेडिटेड या क्लियर्ड बाय बैंक। इन्हें बेटे हम लोग अनक्लियर्ड चेक्स भी कहते हैं, अनक्लियर्ड चेक्स। इन्हें हम मेरे बच्चों अनक्रेडिटेड चेक्स भी कहते हैं, इन्हें हम लोग कलेक्टेड चेक्स भी कहते हैं। तो आप बेटा कोई भी नाम लिखा हो, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही चीज़ की बात होती है। अब इसके लिए मैं आपको मिसाल लेके बात समझाता हूँ। इसका तो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना बेटे आप लोगों को, और इसका इफेक्ट वहाँ पे क्या होगा, डेबिट होगा। चलें इसको देखें हम। कैश बुक है और ये बेटे पासबुक है। कैश बुक और पासबुक, ये कैश बुक का इफेक्ट बेटे यहाँ पे डेबिट, और ये यहाँ पे क्रेडिट। यहाँ पे भी बैलेंस डेबिट और यहाँ पे भी बैलेंस क्रेडिट है। मैंने आपको ये भी बता दिया बेटे कि कैश बुक में डेबिट का मतलब है पैसे भर रहे हैं बैंक में, और क्रेडिट का मतलब है कि पैसे बैंक में कम हो रहे हैं, और पासबुक में डेबिट का मतलब है कि कस्टमर के पैसे कम हो रहे हैं, और क्रेडिट का मतलब है कस्टमर के पैसे ज़्यादा हो रहे हैं। मैं आप बेटा अज्यूम करता हूँ वही बैलेंस है, 100 रुपीज़ बैलेंस है। कैश बुक का बैलेंस डेबिट है, तो पासबुक का बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट है। कितनी अमाउंट से, 100 रुपीज़ से। अब मैं कहता हूँ जी मैंने एक चेक रिसीव किया उस्मान साहब से, और वो चेक बैंक में जमा करवा दिया। मैंने वो चेक रिसीव किया बेटे, मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि ये जनवरी का महीना है, और जनवरी की मैंने 25 तारीख को एक चेक रिसीव किया उस्मान साहब से, और चेक बैंक में जमा करवा दिया। जब मैंने चेक बैंक में जमा करवाया, मैंने एंट्री पास की, बैंक अकाउंट डेबिट, उस्मान अकाउंट क्रेडिट। चेक था 15 रुपये का, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड मैंने क्या लिख दिया मेरे बच्चों, उस्मान लिख दिया। अब चेक पहुंच गया बैंक के पास। बेटे बैंक को इस चेक पे पैसे कलेक्ट करने के लिए तकरीबन 2 से 3 दिन लगते हैं। 2 से 3 दिन में, अगर विद इन सिटी चेक है तो 2 से 3 दिन लगते हैं, और अगर चेक आउट सेशन है किसी दूसरे शहर का तो 5 से 7 दिन लगते हैं बैंक को। बैंक में पासबुक में मेरे बच्चे, बैंक ने 28 जनवरी को एंट्री पास कर दी। जब मैंने एंट्री पास कर दी बेटे, कैश अकाउंट डेबिट और कस्टमर अकाउंट क्रेडिट। अब देखिए बेटा, कस्टमर अकाउंट क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट है। कितनी अमाउंट से, 15 रुपये से। ठीक हो गया बेटे, मैंने बैंक को इंक्रीज़ कर दिया, बैंक ने मुझे इंक्रीज़ कर दिया।
तो मैं कहूँगा ये वो चेक्स हैं जो मैंने बैंक में जमा करवाए और बैंक ने क्या किया, इन पे मेरे पैसे लेके मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ये वो चेक हैं जिन पे जो मैंने चेक जमा करवाए और बैंक ने उन्हें कलेक्ट कर लिया है। ये वो चेक है जो मैंने जमा करवाए और बैंक ने क्रेडिट कर दिए हैं। ये वो चेक है जो मैंने जमा करवाए और बैंक ने उन्हें क्लियर कर दिया है। इसके बाद मेरे पास बेटा एक और चेक आ गया। जनवरी 31 को मैंने एक चेक बैंक में जमा करवाया, बैंक अकाउंट डेबिट और अमजद अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 10 रुपये से। अब देखिए ना, जनवरी 31 बैंक अकाउंट डेबिट, अमजद अकाउंट से कितनी अमाउंट से? 10 रुपये से। मैंने तो एंट्री पास की, चेक पहुंच गया बैंक के पास, लेकिन बैंक को उसकी वसूली आज ही नहीं होगी, उसको फिर 2 से 3 दिन लग जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ बेटे कि जब जनवरी 31 आएगा तो हमारा महीना कंप्लीट हो गया है। मैंने यहीं पे क्या किया, इसको बैलेंस किया। तो बैलेंस कितना आएगा भाई? 125। और बैंक ने जब मुझे बैलेंस किया तो कितना बैलेंस आएगा? 115। 115। ये फ़र्क क्यों आया बेटा 10 रुपये का? ये फ़र्क क्यों आया है? ये फ़र्क बेटा आया इस चेक की वजह से। ये वो चेक था जो मैंने बैंक में जमा करवाया था, लेकिन बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं किया। ये वो चेक है जो मैंने बैंक में जमा करवाया था, लेकिन बैंक ने मेरे अभी तक उसे कलेक्ट नहीं किया। ये वो चेक है जो मैंने बैंक में जमा करवाया था, लेकिन बैंक ने अभी तक उसके पैसे मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किए। तो वो चेक्स जो मैंने बैंक में जमा करवाए हुए हैं, लेकिन बैंक ने उन पे पैसे वसूल नहीं किए, बैंक ने उन पे पैसे कलेक्ट नहीं किए, बैंक ने उन्हें मेरे अकाउंट में अभी तक क्रेडिट नहीं किया, ऐसे चेक्स को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? अनकलेक्टेड चेक्स, अनक्लियर चेक्स, अनक्रेडिटेड चेक्स या क्या कहते हैं? कलेक्टेड चेक्स कहते हैं जी। अब देखें फ़र्क कितने का आ रहा है? 10 रुपये का। वो 10 रुपये का फ़र्क क्यों आ रहा है? क्योंकि ये अमजद का चेक मैंने तो बैंक को इंक्रीज़ किया हुआ है, लेकिन बैंक ने मुझे मैंने तो बैंक को डेबिट किया हुआ है, लेकिन बैंक ने मुझे क्रेडिट। अब आप कहें इसमें गलती मेरी है या बैंक की है? तो किसी की गलती नहीं है बेटा। भाई बैंक को जब तक पैसे कलेक्ट नहीं होंगे, बैंक पैसे वसूल नहीं करेगा, बैंक एंट्री पास। तो डिफरेंस खत्म करने के लिए क्या इफेक्ट होगा? जब बैंक चेक पे बैंक को पैसे मिल जाएंगे तो बैंक क्या करेगा? उसको मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। जब क्रेडिट कर देगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ये मेरा मसला क्या हो जाएगा बेटे? हल हो जाएगा। तो इसका मतलब अनकलेक्टेड चेक्स का इफेक्ट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है जी। यहाँ तक बेटे हमने आज 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं। इन 2 पॉइंट्स में कोई मसला है आप लोगों को? क्लियर हो गया बेटे? बाकी इंशाअल्लाह कल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ दे और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।